मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में घटित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया था और 1977 में जो चुनाव हुए उस चुनाव में श्रीमती गांधी की और कांग्रेस की पराजय हुई। श्रीमती गांधी ने 1966 से 77 तक जो विदेश नीति अपनाई वह पूरी तरह से शक्ति पर आधारित विदेश नीति थी, क्योंकि श्रीमती गांधी का यह मानना था कि जब तक हाथ में शक्ति नहीं होगी तब तक दुनिया वाले आपको इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि वस्तुतः राजनीति ही शक्ति की राजनीति होती है। राजनीति में बिना शक्ति के आप अपना एक स्थान पा नहीं सकते। तो श्रीमती गांधी ने शक्ति पर आधारित विदेश नीति को अपनाया और भारत को दुनिया में एक मध्यम स्थिति का एक महाशक्ति बना करके स्थापित किया। 1977 में लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। स्वाभाविक है, इसमें 4 दल मिले हुए थे। 4 दलों को मिलाकर के जनता पार्टी बनी। यह एक खिचड़ी पार्टी थी और इसका मूल आधार था कि श्रीमती गांधी के शासनकाल अथवा आपातकाल में जो विकार आ गए थे भारतीय राज्य व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में, उन विकारों को दूर करना। इस उद्देश्य से इसको विजय मिली। इसने प्रचार किया, इसको चुनाव में विजय मिली, सरकार बनाने का मौका मिला और इस अवधि में भारत के विदेश मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। लगभग 2.5 वर्ष तक जनता पार्टी की सरकार रही। इस अवधि में शासन ने, मतलब कि भारत सरकार ने जो सोवियत संघ के प्रति अधिक झुकाव की नीति रही इसके पहले, उस झुकाव को ठीक करने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के लंबे शासनकाल में भारत अमेरिका से बहुत दूर चला गया था और सोवियत संघ के प्रति बहुत ज्यादा झुक गया था। तो इस सोवियत झुकाव को जनता शासन ने ठीक करने का प्रयास किया और अमेरिका से कुछ अपनी नजदीकियां बढ़ाई। ये इस कार्य की, इस अवधि की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों की यात्राएं की। यहां तक कि चीन के साथ भी उन्होंने यात्राएं करके संबंध बनाने के लिए सोचा। इसके पहले जब 1962 में युद्ध हुआ था तो उस समय भारत ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए थे। जुलाई 1976 में श्रीमती गांधी ने चीन के साथ पुनः राजनयिक संबंधों की स्थापना की। इसको गति देने के लिए 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए और जब वाजपेयी जी चीन में थे उसी समय चीन ने भारत के मित्र देश वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। देखिए किस प्रकार से चीन का व्यवहार रहा। तो परिणाम यह हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी बिना कुछ बोले उन्होंने अपनी यात्रा वहां पर स्थगित कर दी और वापस भारत आ गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, बोलने के लिए केवल मुंह चाहिए, मौन रहने के लिए विवेक भी चाहिए। तो भारत जैसे जैसे चीन के साथ अपना दोस्ताना संबंध बढ़ाना चाहता है, वैसे वैसे चीन के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो भारत के राष्ट्रीय हित के साथ मेल नहीं खाते। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी। चरण सिंह 6 माह के लिए काम चलाऊ सरकार के रूप में प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह के कार्यकाल के अंतिम माह में सोवियत संघ ने दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया
तो चरण सिंह ने सोवियत संघ की आलोचना करते हुए कहा कि सोवियत संघ को अपनी सेना वापस अपने देश में बुला लेनी चाहिए। सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर आक्रमण सर्वथा गलत है। भारत ने मतलब सरकार ने सोवियत संघ की आलोचना की। चरण सिंह का कार्यकाल 6 महीना रहा। इसके बाद श्रीमती गांधी फिर से आई जनवरी 1980 में। 1980 से 1984 तक उनका कार्यकाल रहा। इस अवधि में कुछ घटनाएं घटी, जैसे अफगानिस्तान की समस्या थी, क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया था और अफगानिस्तान में साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी थी। ब्रेजनेव भारत आए, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच वार्ता हुई, लेकिन संयुक्त विज्ञप्ति में अफगानिस्तान की समस्या का उल्लेख नहीं किया गया था। मतलब साफ था कि भारत सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण को उचित नहीं समझता। वैसे जब कभी भी एक नेता, एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो वार्ता हो जाने के बाद दोनों ही नेता प्रेस विज्ञप्ति या संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित करते हैं और इस संयुक्त विज्ञप्ति में इस बात का उल्लेख होता है कि उन्होंने किन किन विषयों पर चर्चा की, किन किन विषयों पर उनमें मध्यस्थता पाई गई और किन किन क्षेत्र में वे अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संयुक्त विज्ञप्ति में अफगानिस्तान का उल्लेख नहीं करवाया और स्पष्ट हो गया कि भारत इस मामले में भले ही सोवियत संघ की आलोचना नहीं करता, क्योंकि सोवियत संघ के साथ उसके पुराने संबंध थे और इस कारण से भारत ने इतना बढ़िया काम किया। फिर पाकिस्तान को शस्त्र आपूर्ति हो गई। 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने पाकिस्तान को F-16 विमानों की आपूर्ति की घोषणा करी। लगभग $3.2 अरब के अस्त्र शस्त्र अमेरिका ने पाकिस्तान को सप्लाई किया। इसमें F-16 विमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह माना जाता था उस जमाने में कि F-16 के मुकाबले में दुनिया में कोई दूसरा फाइटर विमान, बम वर्षक विमान नहीं है, युद्धक विमान नहीं है। तो इस घटना ने भारत और अमेरिका के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाया और भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए नए विमान मंगाने की आवश्यकता पड़ी। मतलब भारत जो काम देश के विकास के कार्य में पैसा खर्च कर सकता था, उसे अस्त्र शस्त्र पर खर्च करना पड़ा। और तब फिर भारत ने इंग्लैंड से जगुआर मंगाया और फ्रांस से मिराज विमान मंगाया, ताकि पाकिस्तान के F-16 का जवाब भारत दे सके। इसके अलावा फाकलैंड विवाद हुआ। फाकलैंड विवाद क्या था? दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पास एक टापू है, उस टापू पर इंग्लैंड का अधिकार था, जहां पर कि व्यक्तियों की संख्या कम थी, जानवर भेड़ बकरी ये ज्यादा थे। तो अर्जेंटीना ने फाकलैंड को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे इंग्लैंड को पता चला, उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, लौह महिला। उन्होंने जैसे पता चला अपना युद्धपोत भेजा, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच युद्ध हुआ। भारत ने अर्जेंटीना का पक्ष लिया और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आलोचना की। यद्यपि इस युद्ध में अर्जेंटीना परास्त हुआ इंग्लैंड से, लेकिन भारत का यह सोचना था कि आज के जमाने में उपनिवेशवाद नहीं होना चाहिए और ब्रिटेन को अपने साम्राज्यवादी लिप्सा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आगे फिर ईरान इराक संघर्ष हुआ 1980 से लेकर 1985 तक। इस ईरान इराक संघर्ष में भारत तटस्थ रहा, क्योंकि दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। भारत ने युद्ध का विरोध किया, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करने की पहल की, लेकिन भारत को सफलता नहीं मिली, क्योंकि यह संघर्ष ईरान इराक युद्ध दो अहम का टकराव था। दोनों किसी से कम नहीं थे, इसलिए दोनों अपनी अपनी शक्ति को आजमा रहे थे, क्योंकि तेल बेच बेच करके बहुत ज्यादा धनी हो गए थे, तो पैसा इनको खर्चा करना था।
और खर्च, युद्ध में पैसा इन्होंने खूब खर्च किया, लेकिन इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। 1984 में दो प्रहरियों ने श्रीमती गांधी की हत्या की और श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बने। इस अवधि में दो प्रमुख घटनाएं घटी। एक तो दक्षेस की स्थापना थी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत कही जा सकती है कि भारत ने अपने उपमहाद्वीप में जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनको मिलाकर के सार्क की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान किया और दक्षेस सार्क अभी भी काम कर रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी श्रीलंका समझौता 29 जुलाई 1987। यह समझौता भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने कूटनीतिक खेल खेल करके अपनी सेना को घर बिठा दिया और तमिलों से लड़ने के लिए भारत के सैनिकों को भिजवा दिया। श्रीलंका की समस्या जातिगत समस्या थी, तमिल और सिंहलियों की समस्या। ये चर्चा फिर श्रीलंका के चैप्टर में होगी। मूल बात यह थी कि तमिल वहां पर उग्रवादी कार्यवाहियों में लिप्त थे, सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या कर चुके थे और किसी भी प्रकार से श्रीलंका को विभाजित करने के पक्ष में थे। इन तमिलों के प्रति इन भारत के तमिलनाडु की सबसे ज्यादा सहानुभूति थी और तमिलनाडु के सहानुभूति के चलते भारत सरकार की भी सहानुभूति तमिलों के प्रति होने लगी। परिणाम यह हुआ कि आगे चल करके कई प्रकार के खेल खेले गए और फिर भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ 29 जुलाई 1987 को, जिसमें भारत ने अपने शांति सैनिक तो भेजे, लेकिन शांति सैनिक वहां पर शांति स्थापित नहीं कर सके, अपितु अपने ही द्वारा प्रशिक्षित तमिल उग्रवादियों की गोलियों के शिकार हुए। और इसी समझौता ने आगे चल करके क्या किया? श्री राजीव गांधी की हत्या की। तो राजीव गांधी के समय में भारत की विदेश नीति उतनी अच्छी सशक्त नहीं रही जैसी सशक्त विदेश नीति श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रही। इसके बाद छोटी मोटी सरकारें बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव आए, नरसिम्हा राव का कार्यकाल पूरा 5 वर्ष रहा। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए 13 दिन के लिए, फिर देवेगौड़ा की सरकार बनी, फिर इंद्र कुमार गुजराल आए। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 वर्षों तक पहली बार मिली जुली सरकार को संचालित किया सफलतापूर्वक। फिर 2004 के चुनाव में कांग्रेस को या यूपीए को बहुमत मिला और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2014 तक 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में कुछ घटनाएं घटी। कौन कौन सी घटनाएं घटी? जैसे ईंधन की सप्लाई। 1991 में इराक ने कुवैत को अपने क्षेत्र में मिला लिया, जीत लिया उसको। तो दुनिया के सभी देशों ने इराक की आलोचना की, लेकिन सद्दाम उसे नहीं माना। आखिरकार अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस की अनुमति से इराक पर बमबारी किया कुवैत को मुक्त करने के लिए। तो इसमें फिर कुवैत को मुक्त करा लिया गया। तो हुआ ये कि अमेरिकन जहाजों को, एक बात ध्यान रखें कि जितने भी बम वर्षक विमान हैं, ये इन विमानों में पेट्रोल बहुत ज्यादा जलता है, पेट्रोल बहुत ज्यादा खर्च होता है और बड़े से बड़ा टैंकर भी मुश्किल से इनको 20 या 25 मिनट तक ही आकाश में रख सकता है, उड़ा सकता है, विशेष करके बमबार्डिंग के समय। तो रास्ते में ही उनको पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आजकल टैंकर भी भेजे जाते हैं और आसमान में ही उड़ते उड़ते टैंकर उन बमवर्षक विमानों में पेट्रोल भर देता है, फिर वापस आ जाता है। ये भी होता है। तो अमेरिकन विमानों को भारत के बंदरगाह बंबई में उतर करके पेट्रोल लेने की पहले अनुमति दी गई, बाद में चंद्रशेखर सरकार ने उन अमेरिकन विमानों को उतरने और तेल ईंधन की पूर्ति के लिए मना कर दिया था। यह उचित नहीं था,
क्योंकि अमेरिकन विमान एक राष्ट्र को मुक्त करने के लिए यहां से उड़ना चाह रहे थे। इस प्रकार से आगे चल करके 1992 में भारत ने इजराइल को कूटनैतिक मान्यता प्रदान की। 1992 में इजराइल को कूटनैतिक मान्यता, क्योंकि कुछ अरब देशों के साथ इजराइल के समझौते हो चुके थे और इजराइल के साथ अरब देशों में मिलकर के एक साथ रहने के लिए लगभग सहमति हो गई थी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विभिन्न युद्धों के चलते अरब देश इस चीज को समझ गए थे कि इजराइल का विरोध किया जा सकता है लेकिन उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप इजराइल का मिस्र के साथ और विभिन्न देशों के साथ समझौता हुआ, अरब देशों के साथ। तो भारत ने भी इजराइल के साथ 1992 में पहली बार कूटनैतिक संबंधों की स्थापना की, राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। इसके पहले तक भारत ने भले ही इजराइल को मान्यता दी थी लेकिन दौत्य संबंध स्थापित नहीं किए थे। फिर परमाणु बम का निर्माण करने की घोषणा की अटल बिहारी वाजपेयी ने। 1998 में परमाणु विस्फोट किया गया और भारत ने यह घोषणा की कि भारत भी अब परमाणु बम बना रहा है, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान परमाणु बम बना चुका था। इसलिए भारत की सुरक्षा के लिए भारत को भी परमाणु बम बनाना आवश्यक हो गया था। और जैसे ही भारत ने परमाणु विस्फोट किया, वैसे ही दुनिया के पश्चिमी देशों ने भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं की। फिर संसद पर हमला भी हुआ, किसके द्वारा? पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा। भारत ने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से आतंकवादी हमले भी हुए। 26/11 का आतंकवादी हमला बंबई में, ये तमाम प्रकार की घटनाएं हुई। और जब यूपीए की सरकार बनी तो यूपीए की सरकार के समय भारत की विदेश नीति सशक्त नहीं रही, क्योंकि वह एक मिलीजुली सरकार थी। एक नंबर 2, जो प्रधानमंत्री थे ये स्थापित किए गए थे, जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं थे, इनको प्रोजेक्ट किया गया था। कंट्रोल करने का अधिकार किसी दूसरे के पास था। ये केवल नाम मात्र के प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने 10 साल तक भारत में प्रधानमंत्री का पद संभाला और भारतीय शासन का नेतृत्व किया। इस अवधि में भारत की विदेश नीति किसी भी रूप में महत्वपूर्ण नहीं रही। भारत बिल्कुल नीचे की ओर जाने लगा। और इसी बीच 2014 में चुनाव में नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में या भारतीय जनता पार्टी का यह जो अभी सरकार अभी चल रही है, अपना दूसरा कार्य को पूरा करने वाली है, इस अवधि में भारत की विदेश नीति सशक्त पुनः स्थापित हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, मैं किसी से न तो नजर मिलाकर, न तो नजर नीची करके बात करूंगा, न नजर ऊंची करके बात करूंगा, मैं नजर से नजर मिलाकर बात करूंगा। भारत में पाकिस्तानी हस्तक्षेप लगातार होता रहा है, इसके पहले भी होता रहा, लेकिन भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने सेना को फ्री हैंड दिया। आपको पता होगा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के विरुद्ध। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना आवश्यक था। जो जिस भाषा में समझ सकता है उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाना यह तय हुआ। इसी प्रकार से चीन के साथ देखें, चीन लगातार अतिक्रमण करता आ रहा था। चीन को डोकलाम विवाद आपको याद होगा। डोकलाम में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने धीरज का परिचय दिया, या गढ़वाल घाटी के समय जिस प्रकार से घटनाएं घटी, उसको देखकर चीन भी चकरा गया, ये कौन से भारत है, ये कौन सा भारत आ गया है भी। और आज भले ही भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति है, चीन अच्छी तरह से समझ गया है कि भारत पहले का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। अभी थोड़े दिन पहले क्वाड का सम्मेलन हुआ था,
इसी प्रकार से फिर G20 का सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में। इन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत ने जिस प्रकार से शिरकत की है, जिस प्रकार से उसने विदेश नीति का संचालन किया है, इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत आज दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि भारत शुरू से ही विश्वसनीय राष्ट्र रहा है। दुनिया का हर देश भारत की नीयत को अच्छी तरह से पहचानता था, आजकल अच्छी तरह से जानने लगा है। और दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समय पर जो यात्राएं करते हैं भारत की, भारत उनके साथ जिस प्रकार से बात करता है, जिस प्रकार से अपनी बातों को उनके सामने रखता है, ये सब भारत के कायल होने लगे हैं। आज रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, पिछले 6-7 महीने से युद्ध चल रहा है। भारत ने कभी भी खुल करके रूस की आलोचना नहीं की, क्योंकि रूस के साथ बहुत पुराना मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। इस भले ही भारत रूस की निंदा नहीं करता, लेकिन धीरे से बता चुका है कि तुमने यह अच्छा नहीं किया पुतिन, अभी भी समय है, समझ जाओ। तो ये विदेश नीति किस प्रकार से संचालित होती है? सशक्त विदेश नीति। ऐसी कूटनीति खेलिए कि चीन डर जाए और पाकिस्तान को दुनिया में भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़े। ये भारत की नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है। और इसके बारे में और विस्तार से चर्चा जब विभिन्न देशों के साथ संबंधों की चर्चा करेंगे तब उस पर और विस्तार से चर्चा होगी। कहने का मतलब, भारत 1947 से लेकर के आज 2022 तक उसी गुटनिरपेक्षता की नीति पर अभी भी टिका हुआ है, और इस नीति के चलते भारत की साख अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बन गई है। हम कभी भी किसी गलत कार्य का समर्थन नहीं करते, और सही कार्य को हम समर्थन देने से नहीं चूकते। दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, गलत काम कर रहा है, वह हमारे लक्ष्य में रहेगा, मतलब हमारी आलोचना के दायरे में रहेगा। और दुनिया का यदि कोई दुश्मन भी है, यदि वह अच्छा काम कर रहा है, हम उसकी तारीफ करने से नहीं चूकेंगे। भारत और चीन के बीच देखिए शुरू से ही तनाव चला आ रहा है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस में चीन को सदस्यता जब नहीं मिली थी, उस पूरे कार्यकाल के दौरान 1949 से लेकर 1971 के पहले तक भारत ने जब कभी भी चीन की सदस्यता का प्रश्न आया, भारत ने साम्यवादी चीन की सदस्यता का समर्थन किया, क्योंकि वह उचित अनुचित को अच्छी तरह से समझता है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर के आगे बढ़ता है, विश्व शांति में विश्वास करता है, और भी अनेक प्रकार की चीजें हैं। तो कहना चाहिए कि भारत की विदेश नीति बीच में थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी, आज पुनः सशक्त होकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आ गई है। आपको धन्यवाद।